हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो किडनी ट्रांसप्लांट या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, रीनल ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट कब किया जाता है? कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट तब किया जाता है जब किसी पर्सन का ऑर्गन फेल हो जाता है, मीन्स वो फंक्शन नहीं कर सकता, तो बाहर से डोनर से कोई ऑर्गन लिया जाता है। तो रेसिपिएंट वो होता है जो ऑर्गन लेता है, डोनर होता है जो ऑर्गन को डोनेट करता है। तो यहाँ पर रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब है कि जो रेसिपिएंट है उसकी किडनी वर्क नहीं कर रही, उसकी जो किडनी है वो फंक्शन नहीं कर रही, तो उसको बाहर से यानी कि डोनर से किडनी लेनी पड़ रही है। तो दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट, मीन्स डोनर की जो किडनी है वो हम रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है? इज द सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिसीज्ड किडनी। ये क्या है? सर्जरी के द्वारा, सर्जरी के थ्रू डिसीज किडनी, मीन्स जो पेशेंट है, जो रिसिपिएंट है, उसकी किडनी वर्क नहीं कर रही, उसकी किडनी क्या है? डिसीज्ड है, मीन्स उसकी किडनी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसको रिप्लेस कर देंगे, बदल देंगे। रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो पुरानी किडनी है उसको वहाँ से निकाल देंगे और उसकी जगह नई लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। जो पुरानी किडनी है, मीन्स जो नेटिव किडनी है, जो पेशेंट की अपनी किडनी है, चाहे वो खराब भी है लेकिन उसको क्या है, वहीं पर रहने देते हैं। दूसरी किडनी को नई जगह लगाया जाता है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर लोकेशन, जो न्यू किडनी की लोकेशन होती है वो कहाँ पर होती है। मोस्टली केसेस में जो पुरानी किडनी है, मीन्स जो पेशेंट की अपनी जो किडनीज हैं वो वहीं पर रहने देते हैं, उसको नहीं निकालते। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे जिसमें जो नेटिव किडनी है उनको निकालना पड़ता है। तो नई किडनी को पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है विद अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ डोनर। जो डोनर होगी उससे हेल्दी किडनी लेंगे। हेल्दी किडनी का मतलब है कि जो उसका किडनी फंक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि उसका जो किडनी फंक्शन है वो थोड़ा सा गड़बड़ है या फिर लो है। बिल्कुल हेल्दी जो किडनीज हैं वो डोनेट की जाती हैं। नाउ डोनर क्या हो सकता है? डोनर लिविंग डोनर भी हो सकता है, मीन्स वो अलाइव भी हो सकता है, या फिर एक जो रिसेंटली जिसकी डेथ हुई है पर्सन की, उसको कैडावर भी बोल देते हैं कि कैडावर मीन्स जो भी अभी रिसेंटली जो डेथ हुई है, डेड बॉडी, उसमें से किडनी को लेना। तो जो लिविंग डोनर है वो लिविंग डोनर कोई रिलेटिव भी हो सकता है, मीन्स वो कोई सिबलिंग। सबसे जो परफेक्ट मैच होता है वो सिबलिंग का होता है, मीन्स भाई बहनों का। सिबलिंग भी हो सकता है, मदर फादर रिलेटिव भी हो सकता है, या फिर अनरिलेटेड भी हो सकता है, मीन्स वो रिलेशन में चाहे ना हो, कोई स्ट्रेंजर, कोई अनजान हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। तो किसी से भी जो किडनी है वो ली जा सकती है। उसके लिए जो टेस्ट होते हैं वो उसको कि मैच हो रही है किडनी या नहीं हो रही, वो प्रॉपर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। और जो डेड पर्सन है, डेड पर्सन का मतलब है कि जिसकी अभी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ब्रेन डेथ हुई है। तो ब्रेन डेथ क्या होता है कि जो ब्रेन है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ब्रेन के टिश्यूज जो है डेथ हो गए हैं, दैट इज ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ का मतलब है कि वो अब ब्रेन जो है कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बॉडी की एक्टिविटी, ना ही ब्रीदिंग या ना ही हार्ट बीट, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो अगर ब्रेन डेथ हो गई है तो हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं कि वो लीगली डेड है, लीगली वो पर्सन की डेथ हो चुकी है। लेकिन जो ऑर्गन्स हैं उनको अभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जा सकता है, जैसे कि अगर पर्सन वेंटिलेटर पर है तो वेंटिलेटर मशीन्स के थ्रू दिया जा सकता है। तो वो लिविंग भी हो सकता है पर्सन, और डेथ मीन्स जो अभी रिसेंटली किसी की डेथ हुई है उससे भी ऑर्गन लिया जा सकता है, अगर उसने ऑर्गन डोनेशन के लिए एक्सप्रेस किया था पहले, या फिर कोई फैमिली मेंबर जो है उसके कंसेंट के साथ ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हम क्यों पेशेंट में न्यू किडनी डाल रहे हैं किसी से लेकर? तो जो पेशेंट है या फिर जो रिसिपिएंट है, हम बोल सकते हैं रिसिपिएंट मतलब जो रिसीव कर रहा है ऑर्गन को, वो क्या है, उसकी जो किडनी है वो फंक्शन नहीं कर रही, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? एंड स्टेज रीनल डिसीज बोलते हैं। हमने जो प्रीवियस लेक्चर था क्रॉनिक किडनी डिसीज उसमें पढ़ा है ये सब। तो एंड स्टेज रीनल डिसीज मतलब कि जो उसका GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो क्या है? लेस देन 15 है। 15 से लेस है मतलब उसकी जो 90% जो किडनीज का जो फंक्शन है वो नहीं परफॉर्म हो रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि किडनीज अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए उसको क्या चाहिए? डोनर किडनी चाहिए। या फिर वो पर्सन क्या है? डायलिसिस पर है, अभी वो डायलिसिस ले रहा है जब तक उसको किडनी नहीं मिलती। अब जो फंक्शंस है वो किडनी के क्या है? तो ये जो लेक्चर है अगर आप इसको 1 by 1 अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी।
फंक्शंस क्या है किडनी के? किडनी में जो नेफ्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? किडनी क्या है? फिल्टर है। तो फिल्टर, इसका काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, एक्सेसिव वाटर को बाहर निकालना। तो फिल्ट्रेशन करना ब्लड की, जो भी उसमें वेस्ट प्रोडक्ट है, क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबको बाहर निकालना। फ्लूइड बैलेंस करना, मीन्स जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको बॉडी से बाहर निकालना। हार्मोन सिक्रीशन करना, हार्मोन सिक्रीट करती है जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करती है जो कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करती है। साथ में ही ये जो रेनिन सिक्रीट होता है वो क्या करता है कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। विटामिन डी एक्टिवेट होता है किडनीज में। तो किडनीज के बहुत सारे फंक्शन है, अगर किडनी फेल हो जाती है तो ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं होते और पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इसलिए पर्सन क्या रहता है? एंड स्टेज रीनल डिसीज पर, डायलिसिस पर रहता है। डायलिसिस पर इसलिए रह रहा है क्योंकि उन्होंने रजिस्टर करवाया होता है कि जैसे ही कोई डोनर किडनी मिलेगी तो ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल होगा। उसके बाद आता है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का सिंपली क्या मतलब है? लॉस ऑफ फंक्शन, की किडनी फेल होगी, किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। इससे क्या होगा कि जो भी वेस्ट है वो ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ये ब्लड में इकट्ठा होता जाएगा, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यूरीमिया बोलते हैं। फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा क्योंकि जो किडनीज है वो एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो बॉडी में फ्लूइड की रिटेंशन होगी। एंड जो टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स यानी कि जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी। नाउ अब हम पढ़ते हैं किडनी ट्रांसप्लांट क्यों करते हैं, क्या क्या इसकी इंडिकेशन होती है। तो बेसिकली इसकी इंडिकेशन क्या है? जब किडनी वर्क नहीं कर रही। तो वो कब नहीं वर्क करेगी? लाइक एंड स्टेज रीनल डिसीज। एंड स्टेज रीनल डिसीज मतलब किडनी बिल्कुल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, जो GFR है वो 15 से भी कम है। क्रॉनिक किडनी डिसीज, अब क्रॉनिक किडनी डिसीजेज हैं जैसे कि लॉन्ग टर्म से हाइपरटेंशन थी, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, पेशेंट का डायबिटीज है जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिसीज हो गई है। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज में भी क्या होता है? पेशेंट डायलिसिस पर होता है और वो रजिस्टर भी करवा सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो उन पेशेंट में भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है। जेनेटिक कंडीशन, कुछ जेनेटिक कंडीशन होती है हेरिडिटरी, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज में क्या होता है कि सिस्ट बहुत सारे जिसमें पानी भरा होता है, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होते हैं जो कि किडनी में बहुत सारे हो जाते हैं। पॉली मीन्स मैनी। तो बहुत सारे सिस्ट किडनी में हो जाते हैं जिससे किडनी फंक्शन नहीं करती और ये पेनफुल भी होता है। उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ डायलिसिस। ऑफ कोर्स डायलिसिस से बेटर है किडनी ट्रांसप्लांट करवाना। डायलिसिस में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? पर्सन को बार बार फिस्टुला एंड ऑल बहुत सारे पेनफुल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है अगर हीमोडायलिसिस है। और इसके अलावा क्या है कि जो एज है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो डायलिसिस की थोड़ी कम है किडनी ट्रांसप्लांट से। तो अगर किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है तो पेशेंट ज़्यादा जी सकता है, ऑन एन एवरेज 10 to 15, 20 ईयर्स तक जी सकता है, जबकि डायलिसिस पर ऑन एन एवरेज 5 to 10 ईयर्स तक एक्सपेक्टेंसी जो है इंक्रीज होती है लाइफ की। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर कि पेशेंट को कोई और कंडीशन तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट की एज क्या है, एंड बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसका लाइफस्टाइल कैसा है। ऑफ कोर्स फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस, डायलिसिस पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, किडनी ट्रांसप्लांट अगर होता है तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। उसके बाद आता है टाइप ऑफ डोनर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोनर कौन होता है? जो कि किडनी को डोनेट करेगा। तो किडनी डोनेट करना या कोई भी ऑर्गन डोनेट करना, तो वो क्या होता है? डोनर होता है। अब ये जो ऑर्गन डोनेशन है ये लाइक अब हम लिविंग है तो हम ऑर्गन डोनेशन के लिए कार्ड बनवा सकते हैं, अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर आफ्टर डेथ फैमिली मेम्बर्स भी कंसेंट कर सकते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो लिविंग डोनर होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है डिसीज डोनर। लिविंग डोनर मीन्स जो अभी अलाइव है, डिसीज डोनर जिसकी डेथ हो गई है। लिविंग डोनर कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, अनरिलेटेड इंडिविजुअल हो सकता है। अब लिविंग डोनर का थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा, सक्सेस रेट ज़्यादा है कि ये जो किडनीज ट्रांसप्लांट की जाएंगी लिविंग डोनर से, वो ज़्यादा इसका सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट होता है। प्लस जो लिविंग से किडनी ली जाती है वो इमीडिएटली फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद आता है डिसीज डोनर। डिसीज डोनर होते हैं जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, जैसे कि रिसेंटली कार्डियक अरेस्ट हुआ, या फिर ब्रेन डेड डोनर। ब्रेन डेड मतलब उनकी ब्रेन की डेथ हो गई है। ऑन EEG क्या पता लगता है कि जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो नहीं है कुछ भी। तो ब्रेन की डेथ मीन्स लीगली पर्सन डेथ है, डेड हो गया है, लेकिन क्या है कि वो वेंटिलेटर पर है। मशीन्स के द्वारा जो ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट हो गया, लिवर, किडनीज, इनको क्या दिया जा सकता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाता है जब तक कि ये ट्रांसप्लांट नहीं होते। अगर ऑर्गन डोनेशन के लिए एक्सप्रेस किया गया है तो तब तक जो ऑर्गन्स हैं ब्रेन डेथ इंडिविजुअल में उनको परफ्यूजन दिया जा रहा है, मीन्स
उनको जब तक दूसरे पर्सन में रिसिपिएंट में वो ट्रांसप्लांट नहीं हो जाते तब तक उनको ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जा सकता है। उसके बाद आता है फॉलोइंग ऑर्गन डोनेशन कंसेंट। तो वही ऑर्गन डोनेशन के लिए किसने एक्सप्रेस किया है, कैडावर डोनर शुड बी यंगर देन 70 ईयर्स। अब कैडावर डोनर मतलब कि जो डिसीज डोनर है जिसकी डेथ हो गई है तो वो क्या होना चाहिए, 70 ईयर्स से यंगर होना चाहिए। 70 ईयर्स से यंगर होने का ये रीज़न है कि आफ्टर 70 ईयर्स वैसे भी क्या होता है, ओल्ड एज में जो किडनी फंक्शन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ऐसे किडनीज चाहिए जो हेल्दी हैं। अगर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो जो किडनीज डोनेट होती हैं कोई भी पर्सन सपोज लिविंग डोनर है, लिविंग डोनर की ऑफ कोर्स हम एक किडनी ही लेंगे और रिसिपिएंट में ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि लिविंग डोनर को एक किडनी चाहिए अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। एक हेल्दी किडनी इनफ है हेल्दी लाइफ जीने के लिए। तो लिविंग डोनर से ऑफ कोर्स हम ऑब्वियस ही बात है एक ही किडनी लेंगे। लेकिन अगर किसी की डेथ भी होती है, डिसीज डोनर भी है, तो भी हम उससे एक ही किडनी लेते हैं। एक किडनी इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो जब हम एक ही किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें क्या है, कॉम्प्लिकेशंस कम होती है। अगर हम दो किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे तो क्या होगा, एक तो रिजेक्शन के चांसेस और बहुत सारे इन्फेक्शंस और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती है। तो दो किडनियों का ध्यान रखना, दो डोनेटेड किडनीज का ध्यान रखना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो एक किडनी पे भी पर्सन अच्छी लाइफ जी सकता है, तो इसलिए एक ही किडनी ट्रांसप्लांट होती है। दूसरा रीजन ये है कि डिसीज पर्सन की जो दूसरी किडनी है वो दूसरे पर्सन की जान बचा सकती है, लाइफ बचा सकती है, तो दूसरे पर्सन को हम दूसरी किडनी दे देते हैं। तो इसलिए हम हेल्दी किडनी लेते हैं क्योंकि हमने एक ही किडनी को ट्रांसप्लांट करना है। तो अगर हम ऐसी किडनी लेते हैं जिसका फंक्शन ऑलरेडी डिक्लाइन है तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं। नाउ व्हाट इज कोल्ड इस्केमिक टाइम? कोल्ड इस्केमिक टाइम, इस्कीमिया का मतलब है कि जब ब्लड सप्लाई नहीं होती, कोल्ड मीन्स कोल्ड। तो ये वो पीरियड होता है जब हम किसी पर्सन से किडनी ले लेते हैं और जब तक किडनी लेने के बाद, मतलब कि एक सपोज डिसीज पर्सन है जिसकी ब्रेन डेथ हो गई है, तो उससे हमने किडनी को निकाल लिया। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, किडनी उससे निकाल ली, ले ली, और यहां से पीरियड स्टार्ट हो गया, टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। और जब तक दूसरे पर्सन मीन्स जिसको किडनी देनी है, जब तक उसके अंदर वो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड इस्केमिक टाइम। तो उस पीरियड में हम किडनीज को कहाँ रखते हैं, एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखते हैं, कोल्ड प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में, जिसमें क्या होता है कि जो उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं किडनी की वो स्लो कर दी जाती है, मतलब कि किडनी की डेथ ना हो ये इंश्योर किया जाता है। अब वो किडनी भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, तो उसको हम कोल्ड इस्केमिक टाइम बोलते हैं। पीरियड ड्यूरिंग विच अ डोनर ऑर्गन, कोई भी डोनर ऑर्गन जैसे कि किडनी, लीवर हो सकता है, हार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इज प्रिजर्व्ड एट अ लो टेम्परेचर, इसको प्रिजर्व किया जाता है लो टेम्परेचर पर इन अ चिल्ड परफ्यूजन सॉल्यूशन, एक ठंडे चिल्ड परफ्यूजन सॉल्यूशन में, परफ्यूजन सॉल्यूशन जो उसको परफ्यूजन भी दे रहा है साथ में। आफ्टर बीइंग removed from the donor and before being transplanted into the recipient, means donor से remove करने के बाद और recipient में transplant करने के बाद जो टाइम पीरियड है बीच का, उसमें ऑर्गन को कोल्ड टेम्परेचर पर या फिर कोल्ड परफ्यूजन सॉल्यूशन में प्रिजर्व किया जाता है, जिसको हम कोल्ड इस्केमिक टाइम कहते हैं। और इस दौरान, इस पीरियड के ड्यूरिंग जो किडनीज है या कोई भी ऑर्गन है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गन है और कितने टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम किडनीज की बात करें तो उसको मैक्सिमम 72 आवर्स तक प्रिजर्व किया जा सकता है, तो 12 to 24 आवर्स प्रेफर किया जाता है। जितनी जल्दी ट्रांसप्लांट होगा उतना अच्छा सक्सेस रेट होता है, उतना अच्छा क्या है, फंक्शनिंग जल्दी से किडनीज परफॉर्म कर देती हैं। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम द ऑर्गन इज नॉट रिसीविंग ब्लड फ्लो, इस टाइम जब हमने निकाल लिया ऑर्गन और वो ऑर्गन अभी किसी बॉडी में हमने नहीं डाला है, वो बाहर है, उस टाइम उसको ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा और उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो कूलिंग से, कूल करके स्लो डाउन किया जाता ताकि टिश्यू की डेथ ना हो। फॉर किडनीज, किडनीज के लिए कितना होता है, 12 to 24 आवर्स होता है आफ्टर दिस पीरियड। इसके बाद अगर हम करते हैं, वैसे मैक्स 72 आवर्स तक हो सकता है, इसके बाद अगर हम करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। अब इसके बाद आता है कंपैटिबिलिटी टेस्ट। कंपैटिबिलिटी टेस्ट का क्या मतलब है कि जो किडनीज हमने ली हैं वो कंपैटिबल होने चाहिए, मीन्स डोनर की किडनी रिसिपिएंट के अंदर जाकर, रिसिपिएंट की बॉडी में जाकर कोई इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट ना कर दे, वो क्या हो, कंपैटिबल हो।
कि जो रिसिपिएंट की बॉडी है वो डोनर की किडनी को रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए कंपैटिबिलिटी टेस्ट होते हैं पहले पर किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले। कंपैटिबिलिटी टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट क्या आता है, अब ये जो क्योंकि मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ऑर्गन रिजेक्ट ना हो जाए, जो बॉडी रिसिपिएंट की बॉडी के अंदर डालेंगे वो उसको रिजेक्ट ना कर दे, उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसको फौरन ना समझ ले। फौरन जैसे कि हमारे अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कोई भी बैक्टीरिया वायरस को क्या समझ लेता है, फौरन समझ लेता है, फौरन बॉडी समझता है और उसके अगेंस्ट क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देता है और उसको अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही अगर हम किसी की किडनी डालते हैं, किसी का टिश्यू हमारी बॉडी में जाता है, किसी का सेल हमारी बॉडी में जाएगा, तो इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा जिससे वो उस पर अटैक करेगा, फौरन बॉडी समझेगा और उसको अटैक करके उसको किल करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए कंपैटिबिलिटी टेस्ट होते हैं, मैचिंग टेस्ट होते हैं कि वो जो हम ऑर्गन ले रहे हैं या फिर जो हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं रिसिपिएंट में वो उसको रिजेक्ट ना कर दे, मैच हो उसके टिश्यू से। तो सबसे फर्स्ट आता है ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी, ABO मैचिंग। तो इसमें हम जो ब्लड है, ब्लड ग्रुप है, ये मैच करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी, ABO मैचिंग। अब जो O है, O क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी किडनी दे सकता है। तो इसमें हम ये नहीं देखते O नेगेटिव है या O पॉजिटिव है। जो A ब्लड ग्रुप है वो A या फिर AB को दे सकता है, B ब्लड ग्रुप जो है वो B या फिर AB को दे सकता है, जो AB है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो AB को ही दे सकता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा जा रहा। अब यहाँ पर जो ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी है वो इसलिए देखी जा रही है क्योंकि ब्लड सेल्स पर क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और जो रिसिपिएंट की बॉडी है उसके लिए एंटीबॉडीज बना सकती है। नाउ ये जो ब्लड मैचिंग है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यही देखा जाता है कि ABO मैचिंग हो फर्स्ट, ABO कंपैटिबिलिटी हो। इससे क्या होता है कि रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी केसेस है जहां पर ABO इनकम्पैटिबल है, मतलब ABO मैच नहीं हो रहा, फिर भी किडनीज को ट्रांसप्लांट किया गया है। तो इन केसेस में क्या किया जाता है, डीसेंसिटाइजेशन की जाती है कि अगर रेसिपिएंट के ब्लड में, प्लाज्मा में जो भी टिश्यू आ रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, तो क्या किया जाता है, डीसेंसिटाइजेशन की जाती है। मींस उसके प्लाज्मा को एंटीबॉडीज फ्री किया जाता है कि जो हार्मफुल एंटीबॉडीज है वो रिमूव किया जाता है ताकि वो उसके एंटीजन जो डोनर का जो एंटीजन है उसको अटैक ना करे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर लिविंग डोनर की किडनी आ रही है, क्योंकि लिविंग डोनर में क्या है, किडनी अभी उसको ब्लड मिल रहा है। लेकिन डिसीज डोनर जिसकी डेथ हो गई है तो उसको हम प्रिजर्व कब तक कर सकते हैं, 12 to 24 आवर्स तक कर सकते हैं किडनी को कोल्ड सोल्यूशन में। तो इतने में इतनी जल्दी प्लाज्मा फेरेसिस नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या किया जाता है, कोशिश की जाती है कि ABO कंपैटिबिलिटी हो। उसके बाद आता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA एंटीजन मैचिंग, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैचिंग। तो ये क्या है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, मींस टिश्यूज देख रहे हैं कि कंपैटिबल है या नहीं है। अब HLA क्या होता है, HLA क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स दैट हेल्प इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। हमारे जो सेल्स हैं उनके सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। और ये एंटीजन क्या इंश्योर करते हैं कि ये मेरे बॉडी के सेल हैं और दूसरे के बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं और क्या करते हैं, अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, मेनली 6 की HLA मार्कर्स हम देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। वो कौन से हैं, A, B एंड DR लोकाई। तो इनसे हम क्या करते हैं, ये मैचिंग में यूज करते हैं। कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा मार्कर क्या हो, मैच हो टिश्यूज के, दोनों के, जो रेसिपिएंट है और जो डोनर है, दोनों के टिश्यूज में ज्यादा से ज्यादा मार्कर मैच हो। लेकिन देखो जितना ज्यादा मार्कर्स मैच होंगे उतना बेटर चांस होगा ट्रांसप्लांट का। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मैच नहीं हुए तो क्या किया जाता है, ऑफ कोर्स इम्यूनोसप्रेसेंट्स, बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट हम आगे पढ़ेंगे, इनमें बहुत जरूरी है। ट्रांसप्लांट के बाद, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के साथ बाद जो रेसिपिएंट का, जो रिसीव कर रहा है ऑर्गन, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो डोनर की किडनी को रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन के बाद। और ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट है ये पर्सन को लाइफ लॉन्ग लेने होंगे, जब तक उसकी लाइफ है तब तक उसको वो लेने पड़ेंगे ताकि वो जो
किडनी ट्रांसप्लांट हुई है दूसरे की किडनी, उसको वो रिजेक्ट ना करे। तो फुल मैच आइडियल होता है, लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता। तो मॉडर्न इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं जिससे मिस मैच को प्रिवेंट किया जाता है। अब इसमें देखा जाता है कि HLA मैचिंग कितनी ज़्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है। तो बहुत कम हो रही है तो मीन्स वो जो डोनर है वो रिसिपिएंट की किडनीज के साथ मैच नहीं हो रहा। देन उसके बाद आता है क्रॉस मैच टेस्ट। क्रॉस मैच में हम क्या करते हैं कि जो पर्सन का जो ब्लड है, डोनर का और रिसिपिएंट का ब्लड, दोनों को क्रॉस मैच किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो डोनर के WBCs मिक्स किए जाते हैं रिसिपिएंट के प्लाज्मा यानी सीरम के साथ जिसमें एंटीबॉडीज हैं। तो अगर दोनों में रिएक्शन होती है इट मीन्स वो कंपैटिबल नहीं है। उसके बाद आता है मिक्स्ड लिम्फोसाइट कल्चर टेस्ट। मिक्स्ड लिम्फोसाइट MLC टेस्ट, इसमें क्या किया जाता है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं दोनों डोनर के और रिसिपिएंट के, दोनों को एक कल्चर डिश में मिक्स किया जाता है। तो अगर ये दोनों मैच नहीं होंगे MLC टेस्ट में, तो जो रिसिपिएंट के जो लिम्फोसाइट्स हैं T सेल्स, वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि वो जो डोनर के जो सेल्स हैं उनको फॉरेन बॉडी समझ रहे हैं और उनके अगेंस्ट टीम बना रहे हैं, आर्मी बना रहे हैं उन पर अटैक करने के लिए। तो ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे रिसिपिएंट के सेल्स। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये कंपैटिबल नहीं है आपस में। तो लो MLC का मतलब है, लो MLC का मतलब है कि लो रिस्क है रिजेक्शन का। हाई MLC का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया, कि रिजेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज है। उसके बाद आता है कम्युनिकेबल टेस्ट। कम्युनिकेबल डिसीजेज या फिर सेरोलॉजी टेस्ट हम बोल सकते हैं कि जो भी डोनर है जो कि जिससे किडनी लेनी है उसके प्रॉपर टेस्ट होते हैं। HIV, हेपेटाइटिस और भी जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो तो नहीं प्रेजेंट, उन सबके टेस्ट होते हैं। और जो डोनर की जो किडनी का फंक्शनिंग है वो चेक जरूर किया जाता है कि उसकी जो किडनीज है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं या नहीं। उसमें हम सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सब कुछ उसमें देखा जाता है। जो भी किडनीज के फंक्शन के लिए टेस्ट होते हैं, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सब कुछ किया जाता है। उसके बाद ये है किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर। तो मैं आपको एक थोरो रिव्यू दे देती हूँ, उसके बाद हम नोट्स को रीड करेंगे। तो ये देखो, ये क्या है, रिसिपिएंट की नॉन वर्किंग किडनीज जो वर्क नहीं कर रही। तो ये जो किडनीज होती हैं ये अपर एब्डोमेन में होती हैं। अपर एब्डोमेन में रिब केज के नीचे होती हैं, साइड्स पर। ये जो किडनीज होती है ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है जो डोनर से ली गई है वो ये किडनी है, दैट इज ट्रांसप्लांटेड किडनी। तो ये लोअर एब्डोमेन में ट्रांसप्लांट की जाती है। ये अपर एब्डोमेन में थी, ये लोअर एब्डोमेन में ट्रांसप्लांट की जाती है। हालांकि पेल्विक रीजन में ही ट्रांसप्लांट की जाती है। और ये जो किडनी है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक ही किडनी की जरूरत है। तो एक किडनी, मोस्ट केसेस में एक ही किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। बहुत रेयर केसेस है जब दो दो किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वो तब होता है जैसे कि अगर पीडियाट्रिक किडनी है या फिर जो किडनी फंक्शन है वो बहुत लो है, तब दो दो किडनी। अभी एक किडनी, हेल्दी किडनी ट्रांसप्लांट की है। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर ये जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है ये इसकी रीनल आर्टरी है, ये इसकी रीनल वेन है। और ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन कहां पर कनेक्ट की जाती है, ये क्या है, दैट इज एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में के साथ कनेक्ट की जाती है। मींस जो ट्रांसप्लांटेड किडनी की रीनल आर्टरी है वो रिसिपिएंट की एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के साथ कनेक्ट की जाती है। और ये जो लोकेशन है ये क्या है, इलियक फोसा। तो इलियक फोसा में ट्रांसप्लांट की जाती है किडनी। जो डोनर की जो किडनी है वो इलियक फोसा में ट्रांसप्लांट की जाती है, ट्रांसप्लांटेड किडनी। और ट्रांसप्लांटेड किडनी की रीनल आर्टरी के कनेक्ट किया जाता है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के साथ। ट्रांसप्लांटेड किडनी की रीनल वेन को कनेक्ट किया जाता है एक्सटर्नल इलियक वेन के साथ, इलियक वेन के साथ कनेक्ट किया जाता है। और दूसरी चीज, ये जो यूरेटर है, ये क्या है, यूरेटर ट्रांसप्लांटेड किडनी का, ये ब्लैडर के साथ यहां पर कनेक्ट कर दिया जाता है। इसको आप कनेक्ट भी बोल सकते हैं, इनको वेसल्स को कनेक्ट करना, या फिर एनेस्टोमोसिस कहते हैं कि एनेस्टोमोस करना यानी कि कनेक्ट करना वेसल्स को। अब ये इनके साथ या फिर लोअर एब्डोमेन में क्यों डाली जा रही है किडनी, क्यों यहां पर लगाई गई है, ट्रांसप्लांट की गई है? क्योंकि एक तो ये इजी है, इजीली एक्सेसिबल है। इसकी जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है इसकी ब्लड वेसल्स इतनी लंबी नहीं होती कि कहीं और, ये इसकी छोटी ही होती है। यूरेटर भी इतना लंबा नहीं होता। तो ये ब्लैडर के पास है यूरेटर, इसलिए यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया गया है। प्लस जो इलियक आर्टरीज है, इलियक वेन है, ये
वाइड होती हैं, इनका साइज अच्छा होता है, प्लस ये इजीली एक्सेसिबल भी होती है इलियक फोसा में। तो इलियक फोसा में इजीली एक्सेसिबल है, इसलिए यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। जो पुरानी किडनीज हैं उनको रिमूव नहीं किया जाता, रिमूव करेंगे तो और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनको वही रहने देते हैं अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही कोई तो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है ट्रांसप्लांटेड किडनी। इसकी यहाँ पर ये कनेक्ट की गई, एनास्टोमोस की गई रीनल आर्टरी को एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के साथ एंड रीनल वेन को इलियक वेन के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूरेटर को यहाँ पर ब्लैडर के साथ एनास्टोमोस कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ पर। और ये जो यूरेटर है इसके अंदर स्टेंट भी डाले गए हैं। स्टेंट डाले जाते हैं ताकि थोड़े टाइम के लिए, कुछ वीक्स के लिए ये स्टेंट यहीं पर रखे जाते हैं ताकि ये जो यूरेटर है ये कोलैप्स ना करे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और यूरिन फ्लो प्रॉपर आता रहे। अब किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर पढ़ते हैं। सबसे पहले प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करते हैं। तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में डोनर की भी असेसमेंट होती है, तो उसमें लैब टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, प्रॉपर लैब टेस्ट होते हैं, इमेजिंग टेस्ट होती है, साथ में ही साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन किए जाते हैं दोनों के, डोनर के भी एंड रेसिपिएंट के भी। तो प्रॉपर टेस्ट के बाद साथ में ही और क्या किया जाता है, जो हमने कंपैटिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म किए वो सभी किए जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन से पहले भी जो रेसिपिएंट है जिसने किडनी को लेना है, उसके ट्रांसप्लांटेशन के पहले, कितने पहले, 24 to 48 आवर्स, मतलब 1 या 2 दिन पहले इम्यूनोसप्रेसेंट स्टार्ट कर दिए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन दी जाती हैं, और 24 घंटे पहले एक डायलिसिस, हीमोडायलिसिस भी होगी। हीमोडायलिसिस होगी ताकि उसका ब्लड जो है वो क्लीन हो जाए। और इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन इसलिए पहले ही स्टार्ट कर दिए गए हैं ताकि जैसे ही बाहर का ऑर्गन आएगा तो बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे। अब सर्जिकल प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो न्यू किडनी है वो कहाँ पर, उसकी लोकेशन कहाँ होगी, इलियक फोसा में, जो कि लोअर एब्डोमेन में ही है। मोस्ट केसेस में जो ओल्ड यानी कि जो नॉन फंक्शनिंग किडनीज है उनको रिमूव नहीं किया जाता। अभी हम देखेंगे कि रिमूव कब किया जाता है। सर्जन क्या करता है, रीनल आर्टरी और वेन को ऑफ द न्यू किडनी टू द पेशेंट, जो न्यू किडनी की जो रीनल आर्टरी और वेन है उसको पेशेंट की इलियक आर्टरी और वेन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। द यूरेटर ऑफ द न्यू किडनी टू द ब्लैडर, और जो यूरेटर है वो किडनी का ब्लैडर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और एक स्टेंट प्लेस कर दिया जाता है यूरेटर में ताकि प्रॉपर यूरिन फ्लो होता रहे और हील होता रहे जब तक हीलिंग हो रही है, क्योंकि हीलिंग के प्रोसेस में स्वेलिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ब्लॉक ना हो यूरेटर, इसलिए। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स जब किडनी ट्रांसप्लांट कर दी उसके बाद क्या केयर की जाती है, मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस मॉनिटर किए जाते हैं। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे क्या है कॉम्प्लिकेशंस डिटेल में, जैसे कि ब्लीडिंग हो गया या फिर रिजेक्शन के जो साइंस हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रिजेक्शन के साइंस क्या हैं। यूरिन आउटपुट को आवरली मॉनिटर किया जाता है कि यूरिन आउटपुट बहुत कम तो नहीं है। रिपोर्ट इमीडिएटली इफ एब्रप्ट डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, और अगर यूरिन आउटपुट बहुत कम है, इंप्रूव नहीं हो रहा, तो वो रिपोर्ट किया जाएगा। मॉनिटर डेली वेट मॉनिटर किया जाता है। क्यों? अगर किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो किडनीज फंक्शन नहीं करेंगी और एक्सेस फ्लूइड बॉडी में ही रहेगा, जिससे वेट गेन होगा। तो ये भी एक साइन है, इसलिए डेली वेट होता है। लैब टेस्ट होते हैं डेली किडनीज के, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन स्पेसिफिकली अगर ये हाई हो रहा है ब्लड में, इट मीन्स किडनी जो ट्रांसप्लांट की गई है वो फंक्शन नहीं कर रही। पोजीशन द क्लाइंट इन सेमी फाउलर, ज़्यादा देर तक पेशेंट को बिठाना नहीं है, तो सेमी फाउलर पोजीशन में पेशेंट को रखते हैं आफ्टर ऑपरेशन एंड टर्न फ्रॉम बैक टू नॉन ऑपरेटिव साइड। और जो नॉन ऑपरेटिव साइड है, सपोज अगर राइट साइड किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तो किधर टर्न करना है, लेफ्ट साइड टर्न कर सकते हैं। उसके बाद इनिशियली यूरिन में भी पिंक और ब्लडी। अब क्योंकि क्या है कि जो किडनी अभी ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो हील हो रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि ब्लड का जो यूरिन का जो कलर है वो थोड़ा सा पिंकिश हो सकता है, थोड़ा सा उसमें ब्लड हो सकता है, और वो थोड़े दिन में क्या हो जाएगा, कुछ हफ्तों में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उसमें ब्लड आ रहा है या फिर क्लोट आ रहे हैं यूरिन में, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो कि हमें फिजिशियन को नोटिफाई करना है। हीमोडायलिसिस इज नीडेड अंटिल द एडिक्वेट रीनल फंक्शन। अब क्या होता है कि जो लिविंग डोनर से अगर किडनी ली है तो वो इमीडिएटली फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जो डिसीज डोनर से ली है, क्योंकि वो कोल्ड रखी जाती है किडनी, तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं कि डिले फंक्शनिंग हो रहा है। तो डिले फंक्शनिंग तब तक, जब तक वो प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं करती, तब तक भी डायलिसिस ले सकता है, डायलिसिस हो सकती है पेशेंट की।
उसके बाद आता है वाई आर ओल्ड किडनीज रिमूव। अब ओल्ड किडनी को वैसे हम कहते हैं कि रखे रहो बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही तो, लेकिन रिमूव कब करते हैं? अगर कोई क्रॉनिक और सीवियर इन्फेक्शन है किडनी में जो कि पूरी बॉडी में फैल सकता है, कैंसर और ट्यूमर्स है किडनी में जो कि फैल सकता है, कैंसर अगर किडनी में है तो, सीवियरली हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है जो कि किडनीज के कारण ही हो रहा है तो भी किडनीज को इंप्रूव कर देंगे, या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज में भी रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि वो जो किडनीज हैं जिनमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज होता है तो वो किडनीज पेनफुल होती हैं तो इसलिए उनको रिमूव कर दिया जाता है, या फिर उनके कारण अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। देन उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट हो गई है, उसके बाद क्या क्या कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और या फिर इसको हम ग्राफ्ट रिजेक्शन भी बोलते हैं कि जो भी ग्राफ्ट लिया, जो भी डोनेटेड किडनी है, जो रिसिपिएंट है उसका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो 3 तरह के रिजेक्शन होते हैं, हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रोनिक रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट क्या होता है? जो कि विद इन 48 आवर्स रिजेक्शन हो जाता है कि अभी किडनीज ट्रांसप्लांट की और किडनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने किडनीज को रिजेक्ट कर दिया, तो विद इन 48 आवर्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर एक्यूट। ये क्या, इस टाइप का जो रिजेक्शन होता है ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल होता है इसलिए ये जो किडनीज का जो रिजेक्शन है उसको रिवर्स नहीं किया जाता, इसलिए ये किडनीज को रिमूव करना पड़ता है, ये ग्राफ्ट को रिमूव करना पड़ता है, रिक्वायर्स इमीडिएट रिमूवल ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी। अब ऐसा क्यों होता है? हाइपर एक्यूट रिजेक्शन क्यों होता है? मोस्टली ये उन केसेस में होता है जिसमें रेसिपिएंट के अंदर, जो ले रहा है किडनी को, उसके अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज बनी हुई है, प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज हैं, जो कि जैसे ही ग्राफ्ट बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, जो एंटीजन आया किसी का तो उसके अगेंस्ट अटैक करना स्टार्ट कर देता है, तो दैट इज हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। ये बेसिकली किस में हो सकता है? जैसे कि प्रेगनेंसी में हो सकता है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके बाद अगर उसकी प्रेगनेंसी पहले हुई है तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो फीटस है वो उसकी वजह से मदर में एंटीबॉडीज पहले से ही बन सकती है। तो अगर फीटस जैसा कोई टिश्यू आता है जिसको मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है वो ऐसा समझती हैं कि ये जो है फॉरेन है, तो वो उसको अटैक करती हैं। और किन केसेस में हो सकता है? जैसे कि कोई प्रीवियस ट्रांसप्लांट हुआ है और ये सेकंड ट्रांसप्लांट है तो भी हो सकता है, या फिर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद आता है एक्यूट रिजेक्शन। एक्यूट रिजेक्शन, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2 टाइप के रिजेक्शन हो सकते हैं। एक एंटीबॉडी मेडिएटेड हो सकते हैं कि एंटीबॉडीज पहले से रेसिपिएंट के ब्लड में है, एक टी सेल मेडिएटेड होते हैं कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके टी सेल्स जो है वो अटैक करते हैं ग्राफ्ट को। तो 2 टाइप के हो सकते हैं। तो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन में मोस्टली क्या होता है? एंटीबॉडी मेडिएटेड होता है। एक्यूट रिजेक्शन कब होता है? इम्यून सिस्टम अटैक्स द ग्राफ्ट विद इन फर्स्ट 6 वीक्स। तो अगर फर्स्ट 6 वीक्स में अगर रिजेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट रिजेक्शन बोलते हैं। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड भी हो सकता है, ये टी सेल मेडिएटेड भी हो सकता है। उसके बाद आता है क्रॉनिक रिजेक्शन, और जो सबसे कॉमन होता है वो वैसे एक्यूट रिजेक्शन ही होता है जो विद इन 6 वीक्स होता है, या फिर कुछ मंथ्स आप बोल सकते हैं, तो वो होता है एक्यूट रिजेक्शन। क्रॉनिक रिजेक्शन क्या है? स्लो ग्राफ्ट फेलियर ओवर टाइम, और ये कुछ मंथ से कुछ ईयर्स में हो सकता है आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, तो कुछ सालों तक भी हो सकता है, ये धीरे धीरे होता है क्रोनिक रिजेक्शन। उसके बाद आता है, ये हो गए रिजेक्शन। अब कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे कि कॉमनली क्या है? इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे हैं। अब इम्यूनोसप्रेसेंट क्यों दे रहे हैं? इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए रिसिपिएंट की, ताकि वो जो डोनेटेड किडनी आई है, जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है, उसको वो रिजेक्ट ना करे। लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि वो ओवरऑल इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा पर्सन की, इसलिए बहुत सारे इन्फेक्शंस के रिस्क इसमें बढ़ जाते हैं। जैसे कि कॉमन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, साइटोमेगेलोवायरस इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, टीबी हो सकता है, यूटीआई हो सकते हैं बार बार, तो ये सभी इन्फेक्शंस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो आती है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं ड्यू टू इम्यूनोसप्रेसेंट, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट दे रहे हैं तो कैंसर सेल स्प्रेड हो सकते हैं, कैंसर बन सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है और क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसके अलावा जो ग्राफ्ट होता है, जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, टिश्यू ट्रांसप्लांट हो रहा है, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है जीनोग्राफ्ट और एक होता है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट होता है जो कि सेम स्पीशीज से ही ग्राफ्ट को ट्रांसफर किया जाता है, लाइक ह्यूमन की किडनी ह्यूमन में ही डाली। जो जीनोग्राफ्ट होता है, जीनोग्राफ्ट मतलब कि किसी और स्पीशीज की जो टिश्यू या फिर ऑर्गन है वो दूसरी स्पीशीज में ट्रांसप्लांट किया जाना। तो ये क्या है? एलोग्राफ्ट। जो किडनी हम ट्रांसप्लांट करें क्योंकि वो ह्यूमन की ह्यूमन को ही कर रहे हैं, दैट इज एलोग्राफ्ट।
साइंस ऑफ रिजेक्शन, अब रिजेक्शन के क्या क्या साइन होते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर अगर 100 डिग्री से ज़्यादा है, सो दैट कुड बी अ साइन ऑफ रिजेक्शन। डिक्रीज यूरिन आउटपुट डिक्रीज होना। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियल जैसे ही किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो सकता है, पॉलीयूरिया हो सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज है, मीन्स 400 ml पर डे से डिक्रीज है, दैट इज ओलिगूरिया, या फिर 100 ml पर डे से भी कम बन रहा है, सो ये एक साइन है कि किडनीज वर्क नहीं कर रही। वर्क कब नहीं करेंगी, जब बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिजेक्ट करेगी। उसके बाद 0.9 to 1.4 kg वेट गेन इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में वेट गेन हो रहा है, वो भी तब होगा जब किडनीज फंक्शन नहीं करेंगी और जो एक्सेस फ्लूइड है वो किडनीज बाहर नहीं निकाल पा रही, मीन्स यूरिन आउटपुट कम है और बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। पेन और टेंडरनेस ओवर द ग्राफ्ट किडनी, तो जो ग्राफ्टेड किडनी है वहां पर क्या होगा, पेन होगी, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी। उसके बाद डिक्रीज क्रिएटिनिन क्लियरेंस, क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रेटिनिन, इन दोनों का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रेटिनिन ज्यादा, जब जो कंफर्मेशन जो टेस्ट है वो क्या है, सीरम क्रेटिनिन, कि सीरम क्रेटिनिन इंक्रीज ही है किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी। उसके बाद एलिवेटेड WBCs का काउंट एलिवेटेड है, एडीमा है एंड हाइपरटेंशन है। WBCs का काउंट एलिवेटेड तब होगा जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है ग्राफ को। उसके बाद एडीमा है, हाइपरटेंशन है, मीन्स जो फ्लूइड है वो बॉडी में ही इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और फ्लूइड फिल्टर नहीं कर रही किडनीज। प्रोटीन यूरिया मीन्स प्रोटीन यूरिन में लीक हो रहा है, ये भी किसके साइन है कि जो किडनी है ट्रांसप्लांटेड किडनी उसमें डैमेज स्टार्ट हो गया है। उसके बाद इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, अब इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं ताकि इम्यूनिटी सप्रेस रहे और जो ग्राफ्ट है उसको रिजेक्ट ना करे बॉडी। और ये जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है, हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि ये 2 दिन पहले ही शुरू कर दी जाती है और ये लाइफ लॉन्ग लेनी होती है, ट्रांसप्लांट के बाद पूरी लाइफ के लिए ये लेनी पड़ती है। इसके लिए स्ट्रिक्ट अडियरेंस होनी चाहिए, मीन्स जो मेडिकेशन रिजीम है वो प्रॉपर लेना पड़ता है, अदरवाइज क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी जो भी ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसको रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद पर्पस इसका क्या है, प्रिवेंट रिजेक्शन को प्रिवेंट करना, जो भी ग्राफ्ट लगा है उसको रिजेक्ट ना करे बॉडी। एडमिनिस्टर टू रिसिपिएंट फॉर 2 days, 2 दिन पहले और लाइफ लॉन्ग आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, ये चलती हैं। कॉमन ड्रग्स इसमें क्या है, टेक्रोलाइमस, माइकोफेनोलेट एंड प्रेडनिसोलोन। वैसे ये 3 का रिजीम होता है, मेडिकेशन रिजीम। प्रेडनिसोलोन क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। उसके अलावा साइक्लोस्पोरिन और मॉफ्टिल दी जा सकती है। तो ये सभी क्या है, ये है इम्यूनोसप्रेसेंट। नाउ ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये जो ग्राफ्ट है उसको रिजेक्ट होने से तो प्रिवेंट कर रहा है, लेकिन इसके और बहुत साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ये इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है तो इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसमें हमें पेशेंट को एजुकेट करना होता है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें आप। इसके अलावा जो भी वैक्सीनेशंस हैं वो लेनी चाहिए, जितनी भी वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, ताकि जो भी इन्फेक्शंस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो यूटीआई हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, उसके अलावा साइटोमेगेलोवायरस हो सकता है जिसके कारण ओकुलर इन्फेक्शन होता है, टीबी हो सकता है। इसके अलावा इसके कॉम्प्लिकेशंस, साइड इफेक्ट्स क्या है, सेबोरिक वॉर्ड्स। सेबोरिक वॉर्ड क्या होता है कि ये जो स्किन पर वॉर्ड्स हो जाते हैं, क्योंकि स्किन की इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है तो इसलिए स्किन पर इस तरह के वॉर्ड्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा स्किन की इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, लिम्फोमा हो सकता है। उसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनीज में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट। हाइपरटेंशन इनसे हो सकती है, ट्रेमर। उसके बाद कुशिंग सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स। कुशिंग सिंड्रोम ये बेसिकली प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड से होता है। कुशिंग सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स, कुशिंग सिंड्रोम्स जैसे सिम्टम क्या है, जैसे कि वेट गेन होना, फैट पैड, यहाँ पर जो बैक है वहाँ पर फैट डिपॉजिट होना, स्ट्रेच मार्क्स होने, थिन आर्म्स और लेग्स, जो लेग्स और आर्म्स हैं वो थिन होनी, और स्किन में इजीली ब्रूजिंग हो जानी, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जानी, रेड चीक्स होने, बॉडी हेयर एक्स्ट्रा होने, बॉडी पर हेयर हो जाना, हेयर ग्रोथ, और जो हेयर है वो थिन हो जाने। तो ये सभी कुशिंग सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स ये स्टेरॉइड्स लेने से होता है। उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज, जो स्टेरॉइड्स हैं प्रेडनिसोलोन, ये क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, एपेटाइट को इंक्रीज कर देते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इनसे वेट गेन होता है और डायबिटीज़ हो सकता है। एंड मैंने बताया कि स्किन कैंसर होता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग से, लिम्फोमा जैसे कि।
उसके अलावा आता है नर्सिंग रोल। अब क्या क्या नर्सिंग रोल्स होंगे किडनी ट्रांसप्लांट में? सबसे पहले प्री ऑपरेटिव केयर करेंगे, पेशेंट और फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करेंगे अबाउट कि ये कैसे होता है ये प्रोसेस, प्लस इसमें क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, डाइट कैसे लेनी पड़ती है, मेडिकेशन क्या होंगी, सारे टेस्ट कंप्लीट करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, कंपैटिबिलिटी टेस्ट, ये सभी परफॉर्म करने होते हैं। सपोर्ट इमोशनल वेलबींग, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है पेशेंट को। पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव केयर में जो भी मेडिकेशन होती है जो कि हमने डिस्कस कर ली है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ये सब देने होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट में ओलिगूरिया है या एनयूरिया है वो रिपोर्ट करना है डॉक्टर को। लैब वैल्यूज जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सभी को चेक करना होता है। वॉच फॉर साइंस ऑफ रिजेक्शन, जो भी हमने रिजेक्शन के साइन पढ़े जैसे कि हाई ग्रेड फीवर 100 से ऊपर, पेन, रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट और सीरम क्रिएटिनिन का बढ़ना, तो ये सभी चेक करना है। एजुकेट अबाउट मेडिकेशन एडियरेंस, पेशेंट को एजुकेट करना है कि उसको इम्यूनोसप्रेसेंट लाइफ लॉन्ग लेने पड़ेंगे एंड उसके साथ अडियरेंस भी, ये नहीं कि आज लिया कल नहीं लिया, तो प्रॉपर मेडिकेशन रिजीम फॉलो करना है। लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है, डाइट को चेंज करना होता है, उसके अलावा स्मोकिंग को क्विट करना होता है, अगर अल्कोहल हैबिट्स है उसको क्विट करना होता है। डाइट कौन सी होगी? लो सॉल्ट डाइट होगी। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक पेशेंट को लेना है। हाइजीन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन से इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए हाइजीन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्रॉपर वैक्सीनेशंस के लिए पेशेंट को एजुकेट किया जा सकता है। लाइफस्टाइल अवॉइड स्मोकिंग, डाइट को चेंज करना और फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना। जस्ट आफ्टर ऑपरेशन फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड की जाती है, लेकिन उसके बाद पेशेंट क्या है अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है। सो आई होप आपको किडनी ट्रांसप्लांट क्लियर हुआ हो। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।